प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं हमारे सभी महापुरुषों को मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने यहाँ तक इस समाज को, इन विचारों को, उन मूल्यों को यहाँ तक लाया, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग स्तर पर कई आंदोलन उभर के आए और आज भी यह लड़ाई जारी है। उन सभी को मेरा शत शत नमन है। मंच पर आसीन सभी मेरे आदरणीय मित्रगण और रमाकांत सर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक अवलोकन जो बताया है और उसका जो विश्लेषण है वह भी उन्होंने बताया। मैं सोच रहा था अब मैं क्या कहूँ। सिंहावलोकन बहुत सही तरीके से उन्होंने बताया। सिंहावलोकन मूलतः शब्द तो स्वयं बुद्ध के ही सिंहावलोकन से आता है। जब उन्होंने बोध गया में संबोधि की प्राप्ति की तो पाली जो ग्रंथ है, उन पाली ग्रंथों के संदर्भों से अगर देखा जाए तो 4 फेजेस में उन्होंने ऐसा सिंहावलोकन किया था कि मेरे सभी जो मेरी गति है, सुगति है, उन गतियों को उन्होंने अवलोकन किया था। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, यानी सिद्धार्थ जब बुद्ध बने तब वो कह रहे थे, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, द डोर ऑफ डेथलेसनेस आर ओपन एंड आई हैव सीन द ट्रूथ विद डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनमीडिएटेड एक्सपीरियंस। अनमीडिएटेड एक्सपीरियंस मतलब कोई शास्त्र नहीं है जो ये अनुभव मुझे दे रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे ये संबोधि दे रहा है या ज्ञान दे रहा है। जैसा कि आर्या सर ने भी कहा कि, और पहले भी कहा गया उद्घाटन सत्र में, कि ज्ञान और प्रज्ञा में अंतर है। वो प्रज्ञा की बात बुद्ध ने की है। मैं रमाकांत सर जी को यानी पूरी तरह सहमत हूँ। डिग्रियों से कोई बुद्धिजीवी नहीं होता है, और जो नाम उन्होंने गिनाए वो बुद्धिजीवी है, और उनके पास ऐसी कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी। और जहाँ तक उस इतिहास को मैं दोहराऊंगा नहीं, आजकल के यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों को बुद्धिजीवी कहना एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो दुधारी तलवार है। एक बहुत जो सुलझा हुआ एडवोकेट या वकील होता है, वो किसी गुनाहगार को बेगुनाह साबित करवा सकता है, और जो लोग गुनाहगार नहीं है वो कैद में बंद हो सकते हैं। ये दुधारी तलवार है। इसलिए शील जो है, जो पंचशील की जो बात कही थी सर ने, जस्टिस साहब ने की थी शायद, वो शील भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो मिसाल है, यानी मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, लेकिन इस भावनिक तथ्य को भी मैं स्वीकारता हूं कि बाबा साहब के प्रति एक विशेष स्थान सबके मन में है, क्योंकि उन्होंने जो पद्धति दी है इतिहास को देखने की, संस्कृति को देखने की, एक समाज को देखने की, एक साइंस को देखने की, उसी से ही सारा इतिहास उभर कर आ गया, जो श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति का जिक्र सर ने किया। मूलतः यह 2 संस्कृतियों का संघर्ष है, और उस संघर्ष के सबसे बड़े जो सैनिक है, जो सबसे बड़े मैं कहूँगा कि अग्रेसर जो लोग हैं, वो आप सब लोग हैं। वो मूल निवासी है, वो वहाँ के बहुजन मूल निवासी है। लेकिन प्रतिक्रिया को ही अगर हम प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी क्रिया आप भूल जाओगे। आपका जो मूल जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से आप डाइवर्ट हो जाओगे, और वो बहुत आसान है। वो इसलिए आसान है क्योंकि इतिहास या कल्चरल हिस्ट्री यह बताती है मूल निवासी हमेशा ही संवेदनशील और भावनिक लोग रहे हैं। वो हमेशा ही एक श्रद्धा मूलक लोग रहे, भावना मूलक लोग रहे। क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने अपने जमीन से, पेड़ पौधों से, पानी से, पत्थरों से, उनके संसाधनों से प्यार किया। मैं झारखंड में था, और झारखंड में मैं किसी सर्वे के लिए गया था, एंथ्रोपोलॉजिकल और कल्चरल स्टडीज़ के लिए।
एक घर में मैं रुका हुआ था और उस घर में मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि वो रिचुअल्स क्या करते, जो गॉड को या जो भगवान को जो वो मानते हैं वो हिंदू या जो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल जो गॉड है उनसे अलग कैसे है। फॉर एग्जांपल कानोबा जो पंढरपुर में है, पांडुरंग बाबा साहब ने कहा कि ये बुद्धि से ही आया हुआ एक मूर्त है जिसको आज ब्राह्मणाइज होके उसको आपने पंडरी वगैरह करके वो सब बनाया, जबकि तुकाराम के अभंग बाबा साहब कोट करते थे और बताते थे कि वो जाति के खिलाफ उनके अभंग है। तो इस प्रकार का ये जो मिश्रण हुआ है, तो मैं जानना चाहता था कि आप जिन मृत्यु को या जन्म को मानते हो और ये जो सिग्नेचर जो होता है ब्राह्मण का पैदा होने से पहले से मरने के बाद तक, वो सिग्नेचर का जो आइडेंटिटी लगाया गया है कि आप राक्षस हो असुर हो, ये फर्क मैं जानना चाहता था। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ईश्वर को हम नहीं मानते जिनने हमको पैदाइशी ऊंचा या नीचा बताया हो, ऐसे किसी ईश्वर को हम नहीं मानते। मृत्यु के बारे में देखा जाए तो बोलता है मैं रोज रात को जो मेरे परदादा गुजर गए थे उनसे मैं बात करता हूँ। बोला कैसे बात करते हो? बोले आप जहाँ बैठे हो वहीं पे उनको हमने दफनाया। मैं थोड़ा डर गया था। अब मैं सोच रहा था मैं क्यों डर गया, क्योंकि मेरे अंदर वो धारणा डाली गई कि पैदा होने के बाद आपकी आत्मा यहाँ जाती है वहाँ जाती है, आप जैसे पैदा हुए वैसे ही हो, जबकि डेथ उनके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है, उनके लिए एक संवाद है, उनके लिए एक मेमोरी है। तो जो वैल्यूज की जो मेमोरीज है, आपके श्रद्धाओं की जो मेमोरीज है, आपके जो भावनाओं की जो मेमोरीज है, उसको हमेशा ही प्रतिक्रियात्मक या काउंटर रिवोल्यूशनरी फोर्सेस बाबा साहब के लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो उसको हमेशा ही तरोड़ मरोड़ कर रख दिया गया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी, क्योंकि बुद्धिजीवी जो वर्ग होता है इसे सोशल कैपिटल, सर ने बहुत सही कहा, आज बुद्धिजीवियों की या मूल निवासी बुद्धिजीवियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ना भूतो न भविष्यति। जब आप पावर में आ जाओगे बोलोगे कि संविधान ही, तो वो तो तथ्य है ही, संविधान से ही देश चल रहा है, आपको कौन नकारेगा। लेकिन संविधान कैसा चल रहा है और कैसा चलाना चाहिए, ये स्वयं बाबा साहब ने हिंट दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब उन्होंने संविधान दिया था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको अगर चलाने वाले लोग अगर बुरे हैं तो फिर वो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। संविधान बुरा कितना भी हो, उसको अगर चलाने वाले लोग अच्छे तो वो अंततः अच्छा साबित होगा। तो आज संविधान रखकर मनुस्मृति की बातें करते हैं, तब मनुस्मृति की बात करते हुए वह संविधान का सहारा लेते हैं। तो ये जो क्लिष्टता जो है संस्कृति की या वैल्यूज की, उसे हमें समझना पड़ेगा। तो यह सिंहावलोकन करना बेहद जरूरी है। तथागत बुद्ध यहाँ कोई ईश्वर या भगवान के रूप में मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर धार्मिक भावनाओं को सेंटिमेंटलाइज करना, उनको बहुत करीबी ले लेना, यह भारत का एक बहुत ही गहरा और लंबा इतिहास रहा है। धर्म की भावनाओं में बह जाना यह बहुत लंबा इतिहास रहा है। इसकी कई कहानियां मैं सुना सकूंगा, लेकिन समय मेरे पास पर्याप्त नहीं है। दो कहानियां हैं। एक जलालुद्दीन रूमी जी कहीं से गुजर रहे थे और उनका एक शिष्य उनके दिए हुए मसनवी को वो फॉलो कर रहा था। उन्होंने देखा ये जब गुजर रहे थे उनको रात भर रुकना था, तो वहाँ रुक गए। बोले आप ये क्या पढ़ रहे हो? बोले मैं ऐसी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। आप करते क्या हो? जी मैं ये सब अदा करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ जो लिखी गई है, जैसे कि वैसे ही बिल्कुल करता हूँ, टस का मस नहीं होता, इधर का उधर नहीं होता। अच्छा, फिर बोले आपको इबादत हो गई, आपको दर्शन हो गए ईश्वर के या अल्लाह के? बोले अभी तक तो नहीं हुए। तो फिर वो बहुत ही ऐसे कट्टर
पंथी होकर वो उनको जवाब दे रहा था, उसे नहीं पता था वो किससे बात कर रहा है। बोला मुझे रात भर जाना है, अब यहाँ से रेगिस्तान है, रात को ठंड होगी, मैं कल सुबह जाऊँगा, क्या मैं आज रात यहाँ रुक जाऊँ? बोले ठीक है रुक जाइए। फिर कल सुबह उन्होंने बोले चलो थोड़ा मॉर्निंग वॉक करते, फिर मैं चला जाऊँगा। फिर उन्होंने वो किताब ली मसनवी के हाथ से और उनको पूछने लगे ये क्या है वो क्या है। वो बिल्कुल डॉट टू डॉट जो है वो बता रहा था। अब गलती उसकी भी नहीं थी। फिर जलालुद्दीन रूमी जी ने क्या किया, वो किताब नदी में फेंक दी। तो वो बहुत गुस्सा हो गया, आपने ये क्या कर दिया, आपने पाप कर दिया या जुर्म कर दिया वगैरह वगैरह। तो बोले तेरा खुदा था कहाँ? वो किताब में था। तो बोले अब नदी में कौन है, अब पानी में कौन है, इस हवा में कौन है, इस पत्ते में कौन है? अगर वो वहां था तो मर जाना चाहिए, वहीं पे डूब के खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो बोले तू रूमी जैसे क्यों बात कर रहा है? बोले मैं ही रूमी हूं। तो कहने का मकसद ये है इस कहानी का, यही कहानी जैन परंपरा में भी आती है। कोई मास्टर 4 बजे उठता है, उसका डिसाइपल भी 4 बजे उठता है, वो 4 बजे से 5 बजे तक ध्यान करता है, वो भी 4 बजे से 5 बजे तक ध्यान करता है। 2 शिष्यों को उसने चुना था, उस जैन मास्टर ने। जापानीज कहानी है ये। और उस जापानीज कहानी में फिर वो जब ध्यान करता था तभी ध्यान करता, जब मास्टर खाना खाता था तभी वो खाता था, जब वो नाश्ता करता था तभी वो नाश्ता करता था, जब वो सोने जाते थे तभी वो सोने जाता था। लेकिन दूसरा शिष्य वैसा नहीं करता था। उनकी शिक्षाओं को उसने लिया और समझने की कोशिश की। और फिर एक जब टेस्ट का दिन आया, क्योंकि नालंदा परंपराओं से जब जैन परंपरा पनपी तो वहाँ पे टेस्ट या ऐसा काउंटर आर्गुमेंट पूछा जाता है। कालाम सुत्त का नाम आपने सुना होगा। बुद्ध ने हमेशा ही समीक्षा को महत्व दिया है। तो उन्होंने फिर पूछा कि अभी धर्म या वो धम्म जो है किसको समझा है? तो जो डॉट टू डॉट फॉलो करने वाला शिष्य था बोला मैंने वैसे ही किया जैसे आपने किया, लेकिन आपको समझा क्या? मुझे कहता है मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरा जो शिष्य था जिसने स्पिरिट को पकड़ा, उसने कहा कि भाई प्रतीत्य समुत्पादी सत्य है, इस सृष्टि का कोई निर्माण करता नहीं है, चीजें परिस्थिति सापेक्ष है। एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति निर्माण होती है, और जब वो परिस्थितियां निर्माण होना बंद हो जाता है तो उससे तीसरी परिस्थिति निर्माण होती है। और अगर हमने उन परिस्थितियों को निर्माण नहीं करने के लिए कार्य किया तो वो परिस्थिति फिर निर्माण भी नहीं होगी। क्रिया प्रतिक्रिया और उसकी जो एक्शन है, उसका जो रिजल्ट है, कॉज एंड इफेक्ट, ये बात यानी बुद्ध के परंपराओं से या ऐसे कई जो महान टीचर्स है उनके परंपराओं से हम सीखते हैं। तो उस स्पिरिट को पकड़ना बुद्धिजीवियों का काम है, और वो काम कोई पीएचडी होल्डर ही करता है ऐसा नहीं है। मैंने पीएचडी की है, लेकिन मुझसे कई बुद्धिमान लोग आप में बैठे हैं, और मुझे बहुत ऑनर फील होता है जब कभी मैं बामसेप के मंच से बोलता हूँ। यानी मेरे छात्र जीवन से मैं जुड़ा हुआ था इस आंदोलन से, और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आज हम संस्थानों में नहीं सीख सकते वो हम ऐसे माहौल में सीखते हैं। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ जो अनुभवी व्यक्ति बैठे, उनकी जुबानों से हम सीखते हैं। जो आर्य जी ने सही कहा, जो ऑर्गेनिक स्कॉलरशिप है, ऑर्गेनिक बुद्धिजीविता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब से राधा श्याम के नयन हुए हैं 4, श्याम बने हैं राधिका और राधा बन गए हैं श्याम। ये कबीर ने और मीरा ने जब इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात कही, ये नुसरत फतेह अली खान ने गाया। तो बहुत बार जो इसेंस है, वो इसेंस इसका रिसर्च करने वालों में आएगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग उसका आचरण करते हैं, जो लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों में आता है, और वो आपके अनुभव या अनुभव तुल्य है। विजडम इज नॉट इंटेलेक्चुअल, इट्स एक्सपीरियंशियल। प्रज्ञा जो होती है वो बौद्धिक नहीं होती है, वो अनुभवात्मक होती है। वही बुद्ध ने पाया। अब इसका उदाहरण अगर मैं दूं क्रिया और प्रतिक्रिया का, उस श्रमण परंपराओं से और ब्राह्मण परंपराओं से, बुद्ध ने संबोधि की प्राप्ति जब की
तो बोध गया आप में से, आप शायद बिहार से भी आए होंगे, अगर आप बोध गया जाओगे, उस कैंपस में 7 सप्ताह बुद्ध ने बिताए, 7 सप्ताह। और जब उन्होंने संबोधि की प्राप्ति की तो वो बिल्कुल शांत थे। जो उन्होंने अनुभूति प्राप्त की थी उसका वो अनुभव ले रहे थे। और 5वें सप्ताह में अगर आप आज जाओगे, ऐसे गेट से जाओगे, फिर ऐसे मुड़ोगे वो महाविहार के तरफ अपना चेहरा करके, तो कुछ स्टेप्स आपको उतरनी पड़ती है। वहां एक पिलर है, उस पिलर में वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम था अजपाल निग्रोध बोधि वृक्ष। ये उस वृक्ष का नाम था। वहां पे वो अपने बुद्धत्व के आभा को या उसके अनुभव को वो अनुभव कर रहे थे। तभी वहां कोई व्यक्ति आया और उन्होंने उनके खांधे को डिस्टर्ब किया और बोला कि आपको यह संबोधि प्राप्त करने का अधिकार किसने दिया? Who gave you right to be an enlightened person? यानी मैं उसका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। सवाल यह था कि ब्राह्मण का अर्थ क्या है, यह सवाल था। What makes a ब्राह्मीण, यह सवाल था। और वो सवाल पूछने वाले व्यक्ति का नाम था हुहुंक जाति नामक ब्राह्मण। हुहुंक जाति। अब मैं उसका शोध कर रहा था, ये हुहुंक जाति नाम कैसे हुआ। फिर मैं किसी पाली स्कॉलर्स को कांटेक्ट किया, इंग्लैंड में और इंडिया में भी। तो उन्होंने कहा हुहुंक जाति नाम का कोई नाम नहीं था, उसी से ही पता चलता है कि वो ब्राह्मण था। मैंने बोला कैसे? क्योंकि वो हर सवाल का जवाब ऐसे देता था। तो जिस जाति के लोग ऐसे करते हैं, उस जाति का वो था। दैट वाज अ कास्ट एरोगेंस। जाति का जो आवेश होता है, उस आवेश से वो जवाब देता था, किसने तुझे ब्राह्मण बनाया, या ब्राह्मण क्या होता है। अब ये सीधा सा सवाल है, ब्राह्मण कोई कैसे बनता है? आप बताओगे ब्राह्मण कोई कैसे बनता है? जनेऊ पहन, मैं पहन लूं तो बन जाऊंगा? अच्छा, क्या ये बुद्धिजीवियों का वर्ग है ना, तो बुद्धिजीवी तो मैं भी हूं, तो मैं बन जाऊंगा। पीएचडी मैंने भी हासिल की है, सर भी प्रोफेसर है, हम बन जाएंगे ब्राह्मण। कोई यज्ञ करते हैं यहाँ पे उसका होने के लिए, जो उसके रीति रिवाज होंगे, जो द्विज कहलाते हैं, वो भी रीति रिवाज करके देख लेते। मैं बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा। तो फिर ब्राह्मण कोई कैसे बनता है? वो केवल जन्म से बनता है। और वो भी प्योर ब्राह्मण की डेफिनेशन अगर आप शास्त्रों में जाके देखोगे तो उनके 13 बाप और 13 मां ब्राह्मण होना जरूरी होता है। इंटरमिक्सिंग अलाउड नहीं है। 13 ये उसका अर्थ होता है। तो तब बुद्ध ने ये घटना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 7 सप्ताह बुद्ध अकेले थे, कोई नहीं मिला था उनको। एंड ही वॉज अ फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव seeing the enlightened person from the old caste system, and he was a Brahmin. पुरानी परंपराओं से पहला व्यक्ति बुद्ध के सामने आया। कोई शूद्र नहीं आया, कोई स्त्री नहीं आई, कोई राजा नहीं आया, कोई दूसरा ऋषि मुनि नहीं आया, वो ब्राह्मण ही आया। ये भी इतिहास का एक यानी इंसिडेंस ही कह सकते, योगा योगी कह सकते। तब बुद्ध ने जो जवाब दिया वो आज भी वहां लिखा हुआ है। आप कभी आप जाओगे तो गौर करके देखिए। और वो जवाब है, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती बामनो, कमुना वसलो होती कमुना होती बामनो। कोई भी व्यक्ति, जच्चा मतलब जन्म, जच्चा बच्चा, वसलो मतलब नीचा, न जच्चा वसलो होती, कोई भी जन्म से वसलो मतलब नीचा नहीं होता, न जच्चा होती बामनो, ना ही कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। कमुना वसलो होती, आपकी जो क्रिया है, आपकी जो एक्शन है, अगर आपके कुशल कर्म है, आपके अगर परिणाम अच्छे हैं, जैसा सर ने कहा कि कोई भी काम आप करते हो वो इक्वलिटी प्रोड्यूस कर रहा है क्या, वो लिबर्टी प्रोड्यूस कर रहा है क्या, वो डिग्निटी प्रोड्यूस कर रहा है क्या, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी प्रोड्यूस कर रहा है क्या,
उससे आपके कर्मों को आका जाएगा, ना कि आपके जन्म को आका जाएगा। यही बात बाबा साहब ने बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स में बोली, इट्स योर वर्थ नॉट योर बर्थ दैट काउंट्स। नहीं तो आज बाबा साहब को मैं अब क्या बोलूं, दलित बोलूं या महार बोलूं या ब्राह्मण बोलूं या ब्राह्मण का बाप बोलूं, क्या बोलूं? यानी जिसने पूरा परिवर्तन, इसलिए मैंने बोला उनके लिए एक स्पेशल जगह है। उन्होंने जितने भी दबे हुए जो ये महापुरुष थे ना, उनको बाहर निकाला। मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन उनको भी वैल्यू, उनकी जो मेथोडोलॉजी है, उनकी जो ऑर्गेनिक स्कॉलरशिप है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आज मुझे भी जाना बहुत मुश्किल है, कोलंबिया में जाना मुझे भी मुश्किल है। उस वक्त आकर वो केवल प्रोफेसर या प्रमोशन या ग्रेड्स के लिए संघर्ष नहीं रहा उनका। उन्होंने कहा है कि मेरी नौकरी मेरे काम में सबसे बड़ा बाधा है और उसको मुझे छोड़ना है। और जब वो पुनः पैक्ट के वक्त उनके घरों पे 12-12 बजे तक लोग आते थे, बोलते आपके गांधी जी के पास बहुत पैसा है, मुझे काम करना पड़ेगा तभी मेरा घर संसार चलेगा। यानी छोटे छोटे काम से अपने आप को, अपने लिए बाबा साहब ने एक पैसा भी डोनेशन नहीं लिया। ये भी बात आप ध्यान में रखिए उनके जीवन में। ही ऑलवेज डिमांडेड मनी फॉर अ मूवमेंट, ही नेवर आस्क्ड मनी फॉर हिमसेल्फ। इस प्रकार का जब जीवन कोई जीता है तो मुझे लगता है वो एक सही बुद्धिजीवी की मिसाल है, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपका ये जो मूल निवासी या बहुजन या शूद्र या जाति, ये जो कोई भी नाम थे, ये उदाहरण भी बाबा साहब ने कोट किया है। इसलिए बुद्ध एंड हिज धम्म में फिर वो 2 उदाहरण देते हैं। गुलामों के 2 प्रकार होते हैं। कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक गुलाम जो होता है वो एक अंधेरे कमरे में कैद होता है, और वो इतना कैद होता है कि अंधेरा ही उसको सत्य लगता है। उसको ये नहीं लगता कि इसके परे कोई और भी सत्यता है। यानी जो आपके आंखों के सामने दे दिया गया है बस वही सत्य है, उसको आप मान लेते हो। और फिर दूसरा गुलाम जो होता है वो भी अंधेरे कोठड़ी में बंद होता है, लेकिन उसको हल्की सी किरण दिखती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो गुलाम को किरण दिख रही है वो कम से कम उसको 2 बातों का ज्ञान होता है उसको, कि इसके आगे कोई तो भी दुनिया है, इसके आगे कोई और एक दुनिया है, और उसके लिए फिर वो प्रयास करता है। वो उद्देश्य रखता है और उसके लिए वो क्रिया करता है। लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे कोठड़ी में है, जिसको उजाले का नाम नहीं पता है, वो कभी भी उसके लिए कोशिश नहीं करता, उसके लिए क्रिया नहीं करता। यही धर्म कारण ने गुलामी का यानी ये परिणाम दिया, क्योंकि उन लोगों को, जैसा सर ने बिल्कुल उचित रूप से बताया, आपको वही इतिहास बताया गया, वही आइडेंटिटी दी गई कि जो आपने स्वीकारी। मैं अक्सर ये सोचता हूँ, ये नाग लोग और ये अगर ये बौद्ध थे, यानी अब्राहमिक रिलीजन के पहले की बातें, पहले शताब्दी के पहले की बातें मैं कह रहा हूँ, यहाँ के अगर ये मूल निवासी या इंडिजिनस पीपल अगर थे, और जावा, सुमात्रा, उधर ग्रीस तक, और सम्राट अशोक जैसे जो फैले, वो लोग अछूत कैसे हो सकते हैं? वो लोग पावरलेस या वीक कैसे हो सकते हैं जिनकी संस्कृति इतनी फैली? ये सोचने लायक बात है। गुलाम लोग अपना धर्म कभी नहीं फैला सकते, इसका मतलब वो गुलाम थे ही नहीं। आपको गुलाम इस अंधकार में जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्लेव है, उसके नजर में वो जो भी ऐनक आपको पहनाई गई, उस दिशा से ही या उस लेंस से ही आप इतिहास को देख रहे हो। इसलिए हमारी पहचान, हम अछूत है या शूद्र है या अनटचेबल्स है, ऐसी बनाई गई। इसलिए जो पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन या क्रिया और प्रतिक्रिया सर ने जो बताई, वो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लोग वो जानते हैं। स्वयं बाबा साहब कहते, मराठी में कहा था उन्होंने, माझी भाषा माझ्या शत्रूंना जास्त कळते, माझ्या जनतेपेक्षा, मेरे लोगों से ज्यादा मेरे दुश्मनों को मेरी लैंग्वेज समझ में आती है, मेरे लोगों को समझ में नहीं आती। मी माझ्या आंधळ्या लोकांची काठी है, जो मेरे अंधे लोग हैं उनकी मैं लाठी हूं, मेरे को उनको दिशा देना है। ये बात महत्वपूर्ण है। तो इस इतिहास के परंपरा को अगर हम देखते हैं
तो बुद्धिजीवियों का मुझे ऐसे लगता है आज सबसे बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि वो लोग वैल्यूज को डिफेंड करते हैं। आज मैं किसी धर्म के खिलाफ या किसी के मान्यता के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो सत्य है, जो फैक्ट है, उस फैक्ट को मानना चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के पहले ही पेज में सी ट्रूथ एज अ ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अ अनट्रूथ, ये बाबा साहब ने लिखा। और जो लोग कारण नहीं कर सकते वो दुराग्रही है, जो कारण नहीं करते वो दुराग्रही है, जो कारण नहीं कर सकते वो लोग गुलाम है। ये बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के पहले पेज में ही लिखी है बात। और वो उनका जो पर्सपेक्टिव है कास्ट को लेकर या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लेकर, वो केवल जाति का इतिहास नहीं बता रहे। वो केवल आपको आप इस जाति से हो तो इस जाति को नष्ट करो ऐसा बोलने से जाति नष्ट नहीं होती है। अगर जाति को ईश्वर ने पैदा किया और उसको शास्त्रों ने मान्यता दी, आप समझ रहे हो? लेवल नंबर 1 ईश्वर ने पैदा की, लेवल नंबर 2 शास्त्रों ने मान्यता दी, लेवल नंबर 3 उसका डिवाइन अगर रीजन है, तो ह्यूमन सोसाइटी कौन है उसको बदलने वाला? इंसानों के हाथ में कोई पावर नहीं है, तो आप इटरनल स्लेव ही बन के रह जाओगे। दैट इज द रीजन ब्राह्मण या वैदिक परंपराओं ने आपको दिया है। ऋग्वेद का 10th मंडल पुरुष सूक्त आप पढ़ लो। यहां से ब्रह्मा, यहां से क्षत्रिय, यहां से वैश्य, यहां से शूद्र और महिलाएं। ये डिवाइन रीजन चाहिए, नॉर्मल रीजन काम नहीं करते। शंबुक का जब वध हुआ, आपको पता है शंबुक की कहानी, मैं दोहराऊंगा नहीं। तो जब राम ने पनिशमेंट किया शंबुक को कि यहां पे क्यों आप ज्ञानार्जन कर रहे हो या ज्ञान बांट रहे हो, तो उन्होंने उनको यह पनिशमेंट क्यों नहीं दी कि भाई मेरे राम राज्य में जो वर्णाश्रम धर्म है, उस वर्णाश्रम धर्म के तहत आप यह ज्ञान नहीं ले सकते, बुद्धिजीवी आप बन नहीं सकते, तो आप ये छोड़ दीजिए परिसर और दूसरे परिसर में अपना आश्रम खोलिए। या उनको थप्पड़ मार देते या उनको आजीवन कारावास की सजा दे देते। पनिशमेंट क्या मिली? पनिशमेंट आपको मारना ही है, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड एंड दैट मस्ट नॉट बी रिपीटेड। वो अनुमति नहीं है और उसका यानी क्या कह सकते हैं, रिपीटेड का मतलब दोहराना नहीं है। हाँ, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरा शंबुक पैदा नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा एकलव्य पैदा नहीं होना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम रहा है, ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम। तो वहां से बुद्धिजीवी पैदा होना मुश्किल है। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये मैं केवल घटनाओं के रूप नहीं बता रहा हूं। बुद्ध की हो या फिर रूमी की हो या फिर जैन कहानी हो या फिर ये जो मैंने अभी बातें बताई द्रोणाचार्य की या फिर शंबुक की, वो केवल कहानियां नहीं है, उनमें कुछ मूल्य छुपे हुए हैं, उसमें कुछ मैसेज है। मीडियम इज द मैसेज। उस मीडियम में कोई मैसेज है। उस मैसेज को अगर हम रीड नहीं करेंगे तो हम यह मान लेंगे कि मैं इंफीरियर हूं, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं आखिर मैं दलित प्रेसिडेंट रहूंगा या मैं दलित जज रहूंगा या मैं इंफीरियर ह्यूमन बीइंग रहूंगा। मुख्य प्रॉब्लम यह है, मुझे ऐसे लगता है आज के आधुनिक जगत में बाबा साहब इज अ फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कास्ट की ये एनालॉजी देकर उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, आपकी डीएनए थिंकिंग को ही बदल दिया उन्होंने। आपकी जो सोच है, आपका जो पोजीशनिंग है, उस पोजीशन को उन्होंने बदल दिया। इस बैकग्राउंड से मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा या दूसरे फेस पे आऊंगा जहां राष्ट्र की बातें होती है। नेशन होता क्या है? राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, जिसको हम क्लेम करना चाहते हैं, वो क्या होता है? अक्सर मैं कहता हूं कि भाई आप 85% और 15% की बात करते हैं तो आपकी सोशियोलॉजी 15% में कैसी कंप्लीट हो जाती है? आपका पॉलिटिकल साइंस 15% में कैसे कंप्लीट हो जाता है? जहां 85% एक्सपीरियंसेस, सोशियोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन अगर वहां इंक्लूड नहीं किया तो 15 रुपए 100 रुपए हो सकते हैं क्या? जहां 85 रुपए की गिनती ही नहीं है।
इसलिए कास्ट सेंसस को बहुत बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि आपकी संख्या आपको पता नहीं है और ना ही वो होनी चाहिए। तो राष्ट्र जब हम कहते हैं हम सब लोग भारतीय, हम सब लोग इंडियन हैं, हम सब लोग संवैधानिक रूप से इस देश के नागरिक हैं, लेकिन उस नागरिक के तौर पर, उस संवैधानिक हकों के तौर पर जो हमें पावर या एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं, नॉट मेयर पॉलिटिकल पावर, एज ए सिटीजन यू हैव अ पावर, यू कैन क्वेश्चन, you can assert, you can struggle, you can launch a movement, you can write a history, लेकिन वो उसके प्रतिक्रियाओं में आप कहीं और चले जाते हो। आज और भी संवेदनशील वातावरण इस देश में है, तो ये जो डर है, ये मैं किस डायरेक्शन से बोलूं, ये जो कॉन्शियसनेस जो डेवलप हो गई है कि मैं कैसा इंटरप्रेट करूं हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को, किसी बिल को, या सर ने जो क्या नागरिकत्व का जो बिल बताया, जिस लाइट में उन्होंने रखा, मैं उसको कैसे रखूं, मैं उसको कैसे पढ़ूं, यह बहुत बड़ा सवाल हमारे आगे आज खड़ा होता है। और उस सेंस से वो सिटीजन्स को उस नेशन का क्लेम वो कैसे करेगा। तो इसलिए कुछ आइडियाज बनी, कुछ कल्पनाएं देश के बारे में बनी। बाबा साहब ने बहुत सुंदर तरीके से इसको पार्टीशन ऑफ इंडिया में बताया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी। यू कैन बी अ नेशनल बट नॉट नेसेसरीली यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रीयवाद की जो भावना है वो केवल आपके नागरिक होने से ही पूर्ण नहीं होगी, जरूरी नहीं है। टू इग्नाइट दैट फ्लेम, अगर वो ज्योत आपके अंदर जलानी है या जगनी है, इज नेसेसरी दैट अ सिटीजन मस्ट फील अ कल्चरल होम। उसको वो अपना घर लगना चाहिए, उसको वो अपनापन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहते हैं, वो बिलोंगिंगनेस लगनी चाहिए। वो बिलोंगिंगनेस वहां पे नहीं है। अगर मैं आपको अगर तथ्यों के कारण बताऊं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करती है इनहेबिटेंट्स और एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड फ्रॉम अर्लीएस्ट टाइम, जिसको हम मूल निवासी कहते हैं। ये केवल भारत की बात नहीं है, सभी देशों में, दुनिया में ये एबोरिजिनल और इंडिजिनस आर्गुमेंट रहा है। मेरे बहुत करीबी दोस्त है, संजय जी से मैं बात कर रहा था, कनाडा में एबोरिजिनल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने वो बनाई है। और जब कभी भी वो एबोरिजिनल एरिया में या रीजन में जाते हैं तो वो प्रमाण पत्र में सबसे पहले माफी मांगते हैं कि भाई हमसे अगर कोई गलती हो गई हो, हमसे कोई एट्रोसिटी पास्ट में अगर हो गई हो, हमसे अगर कोई अन्याय आपके लैंड के खिलाफ या फॉरेस्ट के खिलाफ या किसके खिलाफ हो गई हो तो हमें माफ करो, अभी हम आपके वेलफेयर के लिए बातें करते हैं। और वो वेलफेयर मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा वो माफीनामा है, उसके लिए मिनिस्ट्री बनी है। तो एबोरिजिनलिज्म या इंडिजिनसनेस ये पहले से ही एक हाँ, मैं खत्म कर देता हूँ, 5 मिनट में मैं मेरी बात रखूंगा। ये बात बनी है। इंडिजिना लैटिन वर्ड है, इन मतलब इन, ऑलरेडी इन, आप अंतर्निहित हो, वहां ऑलरेडी आप इन हो। और जेनरा मतलब गिविंग बर्थ। इंडिजिनस मूल निवासी जिसे हम कहते हैं, जो उसको बिल्ड करता है, जो उसको बनाता है। मैं समय मेरे पास कम है, इस इतिहास को मैं देखूं तो मैं पूछूंगा स्थापत्य कलाओं में माहिर लोग कौन थे। चमड़े से बजाना किसको पहले आया? बांसुरी सबसे पहले किसने बजाई? गुलामगिरी में महात्मा फुले जी ने ही कहा है, ब्राह्मणाच्या घरी वाचणं, कुणब्याच्या घरी दाना आणि महाराच्या घरी गाणं। ऐसा वर्ण व्यवस्था ने बनाया। तो वो कला जो थी, वो जो आर्टिशन जो टैलेंट था, वो हमेशा इन लोगों में रहा, क्योंकि उन्होंने उस देश को बनाया। तो इस देश को बनाने की ये जो आइडियाज थी, जो कल्पनाएं थी, वो 4 स्तर पर थी। सबसे पहले तो ये भाई पितृ राष्ट्र है,
यहाँ पे जो पैदा हुआ है वो सभी एक ही धर्म को फॉलो करेगा, एक अट्टहास था। और यहाँ पे आपको पता होगा, आपने 1927 में तिलक के भाषण में क्या तेली तमोड़ियों को पार्लियामेंट में जाके तेल निकालना है, क्या कुनबटों को पार्लियामेंट में जाके हल चलाना है। इसका मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट में वही जाएंगे जो सवर्ण है। ये एक राष्ट्र की परिभाषा थी। उसके बाद में जो दूसरी परिभाषा आई वो एक कम्युनल बेस थी, जिसमें 2 नेशन थ्योरी बनी, जिसमें पार्टीशन हो गया। और उसके भी लीडर्स आपको पता है। तीसरी जो आइडिया आई वो राम मनोहर लोहिया और नारायण के साथ में जो आई वो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट आइडिया, कि भाई कामगार वर्ग अलग है और रूल करने वाला वर्ग अलग है। बाबा साहब ने उसको भी क्रिटिक किया। इट्स नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर बट डिवीजन ऑफ लेबरर्स। आपका 1 रुपया और अंबानी का 1 रुपया सरीका नहीं है। आपके 10,000 रुपये खर्च होना और अंबानी के 10,000 रुपये खर्च होने में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे 2 लाख रुपए डोनेशन का इसलिए हमने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो उनके खून पसीने से वो पैसे आते हैं। हमारे पास ऐसे अंबानी नहीं है और अडानी नहीं है जो आंदोलनों को पैसा दे और यहाँ पे व्यवस्थाएं लगा दी जाए। ये डिफरेंस है उस इकोनॉमी का, क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन द कास्ट। तो फिर 2.2% ब्राह्मण है एक्चुअली, बट दे होल्ड 99% पावर। ओनली 1.5% बनियाज आर हियर, बट दे क्लेम द 99% ऑफ इकोनॉमी। फिर ये कैसे हो गया, फिर उस देश पे क्लेम कैसे हो गया? तो इसलिए बाबा साहब ने उसको क्रिटिक किया कि ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। इसलिए पहली बार, यानी चौथी जो आइडिया थी वो पहली बार भारत में आई। दैट वाज द लोकतांत्रिक आइडिया, डेमोक्रेटिक आइडिया, पीपल्स पावर। और वो महात्मा फुले जी से आई, शाहू जी से आई, अयंकाली से आई। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया उस कम्युनिटी का, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके हकों को क्लेम करने के लिए उन्होंने उनके वो राइट्स दिए, वो स्पेस निर्माण किया। और उस स्पेस को बाबा साहब ने एक, यानी क्या कहते हैं, उसका क्राउन रखा कॉन्स्टिट्यूशन देकर। तो क्या लालमणि जोशी का विधान है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनिए इस स्टेटमेंट को, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विटनेस the power of people run by Indian Constitution. Otherwise, this country was always been ruled by divine laws. वो चाहे मनुस्मृति हो, वेद हो या शरीयत हो या फिर क्रिश्चियन मोरालिटी हो, क्योंकि वो मोरालिटी भी आपकी अंग्रेजों से फिर आती है। ये भी एक क्रिटिक है उसमें। पहली बार बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों को जो एम्पावर हुआ, ये पहली बार हुआ। वैदिक काल से 29 नवंबर 1949 तक वो इतिहास रहा है। उसके अलावा ये कभी भी इनकी जो एम्पावरमेंट थी वो डेमोक्रेटिक नहीं रही है। आज उसी डेमोक्रेसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए बुद्धिजीवियों का ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम लोग इन बातों को अच्छी तरह समझें। केवल लास्ट बात में कहूँगा, रुकूंगा 5 मिनट में। मुझे यहाँ 18 मार्च 1956 बाबा साहब का टॉक याद आता है, आगरा में जो उन्होंने दिया था। बहुत महत्वपूर्ण टॉक था। मैं अक्सर यह कहता हूँ, मैं बाबा साहब की एक भी बात गलत साबित नहीं करना चाहता, एक भी बात, लेकिन एक बात गलत साबित करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने बोला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं चाहता हूं पढ़े लिखे लोग अब धोखा ना दें। ये बाबा साहब की बात को हम उनके श्रद्धांजलि के लिए, इन महामानवों के श्रद्धांजलि के लिए हमने गलत साबित करनी चाहिए। इसलिए हर पढ़े लिखे लोग ने, या जो भी बुद्धिजीवी है, उसने ही मस्ट और शी मस्ट एंगेज इन द सोशल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में हर बुद्धिजीवी ने पार्टिसिपेट करना है। यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी
बाबा साहब ने हमारे ऊपर छोड़ी है। उन्होंने बोला कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक ये सारे अधिकार मैंने आपको गैर बराबरी दूर करने के लिए दिए। महल में बुलाए अगर नेता तो वो शौक से जाए, लेकिन वो अपनी झोपड़ी ना जलाए। संगठन छोड़कर, संगठन जलाकर अगर कोई नेता ये गैर बराबरी के मूल्यों में जाता है, वो सबसे बड़ा धोखा बाबा साहब को होगा या उस आंदोलन को होगा। उस आंदोलन को हमने समझना चाहिए। वो कहते कि मुझे दुश्मनों से खतरा नहीं है, मुझे मेरे ही लोगों से ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धिजीवी लोग आप ही के बात को काउंटर करने में माहिर हो गए। ये बहुजन उजन क्या होता है, ये SC/ST माइनॉरिटीज क्या होता है, मूल निवासी क्या होता है। मूल निवासी तो बाबा साहब ने थ्योरी रिजेक्ट की है, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी। अब मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं इस मंच से। मूल निवासी कोई रेस नहीं है, आर्यन इज अ रेस। मूल निवासियों ने यह दावा नहीं किया कि हम प्योर है या हम प्यूरिस्ट है। अगर आप मुझ में मिल जाओगे तो मेरा खून इम्प्योर या दूषित हो जाएगा, यह दावा कभी भी मूल निवासियों ने नहीं किया। वो हमेशा ही इंक्लूसिव रहे, हमेशा ही उन्होंने लोगों को अपनाया है। जिसको डर है अपना खून खराब होने का, वही रेस लाता है। हमको हमारा खून खराब होने का डर नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? इसलिए उस स्पिरिट को पकड़ना जरूरी है। जो बाबा साहब ने जो बात कही है, उस बात को समझना जरूरी है। उनके मानस, उनका जो, यानी यू हैव टू रीड अम्बेडकर बियॉन्ड लाइन्स। आई एम अफ्रेड इन दिस डेज यू हैव टू रीड इट बिटवीन द लाइन्स। ये बुद्धिजीवियों का काम है। बाबा साहब हर चीज समझाते नहीं बैठेंगे, उनको फ्लैश आउट करना है। जो तथ्य नहीं है वो तथ्य करके पेश किए जाते हैं। 9 कोट 5 कट को डिस्कार्ड कर देता है, ये होता है। तो जो सच है वो बोलने में प्रॉब्लम क्या है, जो सच है उसको मानने में प्रॉब्लम क्या है, ये बातें हमें समझना जरूरी है। हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई, उच्च पद प्राप्त हुए, लेकिन उन्हीं लोगों ने मेरे आंदोलन को धोखा दिया। ये बाबा साहब ने बोला, मेरी स्थिति आज एक खंबे की जैसी है। जब तक मैं जीवित हूं ये सारे खंबे संभाल रहा हूं। मेरे को ऐसा कोई युवा नहीं दिख रहा है ताकि मैं आराम से मर पाऊं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आज इतने सारे खंबे जैसे आंदोलन खड़े हैं, लेकिन वो एक खंबे को समझ नहीं पा रहे। ये हमारे सामने चैलेंज है बुद्धिजीवियों के आगे कि कैसे मैं मेरे वैल्यूज को डिफेंड करूं। एक बाबा साहब अगर केंद्र स्तंभ है, उस केंद्र स्तंभ को मैं कैसे समझूं। उनके इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मूवमेंट, रैशनल, रिलीजियस, एजुकेशनल, इन सब आयामों को मैं कैसे समझूं। ये एक बुद्धिजीवी का काम नहीं है। समाज कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है, सब व्यक्ति मिलके समाज बनते हैं। बाबा साहब जैसे महापुरुष लाखों करोड़ों साल में एक बार पैदा होते हैं। ये हम सबको मिलने की या इकट्ठा आने की जरूरत है, क्योंकि जैसा सर ने सही कहा, प्रतिक्रिया को अगर हम प्रतिक्रिया देने लग जाएंगे तो हम बढ़ते ही रहेंगे, हम इकट्ठा नहीं आएंगे। और इसलिए शिक्षण यानी इस चीज में बुद्धिजीवी होना, एजुकेट होना, पॉइंट नंबर 1। उसका चिंतन, उसको कॉन्टेम्पलेट करना, उसको गहराई से सोचना, और फिर संगठन, उसके लिए एक संघ बनाना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, और उसके बाद आंदोलन, मूवमेंट में मूवमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट, और उस आंदोलन से फिर परिवर्तन। यही 5 पॉइंट एजेंडा मैं आज के बुद्धिजीवियों को, एक उसका छोटा भाई होने के नाते, एक यंग स्कॉलर होने के नाते, या जो को भी है बाबा साहब का एक अनुयायी होने के नाते मैं दूंगा। यहीं पे मैं मेरी बात रखूंगा। जय भीम, जय मिल निवासी, नव उद्धार।